वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और विज्ञान की पाठशाला को थोड़ा सा विराम देते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं गणित विषय की। और आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर। और रियल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलोगे आप? वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या होती है कि आपने पिछली कक्षाओं में 8th और 9th क्लास में कुछ परिमेय अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं या फिर घन संख्याएं, और उसके बाद में पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो सभी संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? वास्तविक संख्याएं बोला जाएगा। ठीक है। और वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी प्रकार की संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो आपको चैप्टर फर्स्ट डाल करके रियल नंबर टॉपिक डालिए, और रियल नंबर को इंग्लिश में रियल नंबर बोलेंगे, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। और उसके बाद में हम सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। एक बार हम क्या कर लेंगे? डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद में हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है, और अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या है और कैपिटल N से इंडिकेट किया जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों? देखिए, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत पर जाकर के समाप्त हो जाती है। 1 से प्रारंभ होके अनंत पर, मतलब इंफिनिटी। इस अनंत को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। अनंत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं हो, वह क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है। तो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को जो अनंत पर जाकर के समाप्त होती है, वे संख्याएं नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे यहां से 1 से संख्याएं स्टार्ट हो रही है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं 272, तो यह भी एक प्राकृतिक संख्या है। कुछ भी ले सकते हो आप, कितने भी डिजिट की ले सकते हो। जैसे मैंने 4 डिजिट का यहाँ पर 5379 लिया, यह भी एक नेचुरल नंबर है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं 5 डिजिट की एक संख्या ले लेता हूं 27834, यह भी एक प्राकृतिक संख्या है। और 1 से प्रारंभ होने वाली और अनंत पर समाप्त होने वाली संख्याओं को कौन सी संख्या बोला जाएगा? प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए प्राकृतिक संख्याओं की, और उसके बाद आपको एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। अब दूसरी संख्या की हम बात करेंगे दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं के बाद सेकंड डेफिनेशन आती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्याओं को बोला जाता है होल नंबर, और इसको W से इंडिकेट किया जाएगा। होल नंबर हिंदी में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब देखो, यदि प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर मैं क्या जोड़ दूंगा? 0 अगर मैंने आगे लगा दिया है, तो प्राप्त होने वाली संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो 1 से प्रारंभ होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के आगे मैंने क्या लगा दिया? 0 लगा देने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, और जिन्हें कैपिटल W से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में डेफिनेशन नंबर 3 की हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तीसरी डेफिनेशन आती है आपके पास में पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को I या फिर Z से इंडिकेट किया जाएगा, और अगर आप इंग्लिश में इनको लिखोगे तो इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? इंटीजर। इंटीजर को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, और ये धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है। धनात्मक भी हो जाएगी और उसके बाद में ऋणात्मक भी हो जाएगी। 0 से राइट हैंड साइड में +1 से लेकर के प्लस अनंत, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में -1 से लेकर के माइनस अनंत वाली जो संख्याएं होती है, वे संख्याएं इंटीजर कहलाती है। तो इनको भी आप नोट कर लो।
अब माइनस अनंत से प्लस अनंत कुछ भी हो सकती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया दोस्तों -473 और +473, तो इन दोनों के अंदर प्लस वाली संख्या बड़ी होगी और माइनस वाली संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं कि जैसे यहाँ पे 72 लिखा हुआ है किसका, माइनस का, लेकिन मैंने यहाँ पे 27 किसका लिखा है, प्लस का। तो यहाँ पर 27 माइनस 72 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी होती है और माइनस वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो इंटीजर की डेफिनेशन या पूर्णांक संख्याओं की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो दोस्तों। और उसके बाद में नंबर 4 और नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं को लिखा जाता है प्राइम नंबर्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइम नंबर। इनको क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर। और इसको अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, देखिए ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा, मतलब खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, कौन सी संख्याएं कहलाती है, प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है दोस्तों, दो में 2 का ही भाग जाएगा, दूसरी संख्या का नहीं जाता। 2 की टेबल में 2 आता है, 3 की टेबल में भी 3 ही आएगा, और 5 की टेबल में 5, 7 की टेबल में 7, और 11 की टेबल में 11, 13 की टेबल में 13। मतलब 11 किसी की भी टेबल में नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता। तो अगर स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 13 के बाद में मैं बात करूंगा किसकी, 13 के बाद में 17 भी एक प्राइम नंबर होता है दोस्तों, 17 हो जाएगा। उसके बाद में 19, और उसके बाद में 23, और उसके बाद में 29, 31, और उसके बाद में 37। ऐसे यहाँ पर दौड़ चला जाता है और प्लस अनंत तक यह संख्याएं कंटिन्यू चलेगी। जिनमें स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। और स्वयं के अलावा अगर दूसरी किसी संख्या का भाग जाता है तो वह सिर्फ किसका जाएगा, संख्या 1 का जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या 1 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि उसको वापस एज इट इज लिखा जा सकता है। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो आप अब प्राइम नंबर की परिभाषा नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर होता है भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, कि जिनमें स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। लेकिन भाज्य संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा, स्वयं का तो भाग जाएगा ही सही, लेकिन अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। और 2 अभाज्य संख्याओं के गुणन से एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 और 3 को क्या लिखा था, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या लिखा था। दोनों के गुणन से यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ है, जो कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, सही बात है। उसके बाद में 5 को और 7 को भी हमने प्राइम नंबर लिखा था दोस्तों। 5 की टेबल में 35 आता है, 7 की टेबल में भी 35 आता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं के गुणन से एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 × 3 6, जो कि एक भाज्य संख्या है। 5 × 7 = 35, जो भी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 7 × क्या लिखोगे, 7 × 11। दोनों अभाज्य संख्याओं के गुणन से हमें यहाँ पे 77 प्राप्त हो रहा है। और 77 में किसका भाग जाता है, 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा। तो यह एक कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या में स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा, लेकिन भाज्य संख्या में स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लो दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर हम बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। नंबर 6 सह अभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से अधिक वे संख्याएं या फिर संख्याओं का ऐसा जोड़ा, यह एक पेयर है, युग्म है। दो या दो से अधिक संख्याओं का वह जोड़ा जिसमें उभयनिष्ठ HCF केवल एक हो। अब यह HCF क्या होता है ये अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। मतलब दो, जैसे यहाँ पे एक युग्म है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 5,7 दिया हुआ है, 4,7 दिया हुआ है, 2,3, 2,5 संख्याओं का यहाँ पर एक जोड़ा दिया हुआ है 5,7। इसका मतलब यह है कि 5 की टेबल में क्या आता है 35 आता है। इसी प्रकार 7 की टेबल में भी क्या हो जाएगा 35 आ चुका होगा। और 35 इसका एक उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कॉमन। उभयनिष्ठ का क्या हो जाएगा मतलब कॉमन हो जाएगा। मतलब 35 5 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है दोस्तों, इसीलिए 35 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और 35 अगर 5 की और 7 की टेबल में आता है तो 5,7 को कौन सी संख्या बोला जाएगा को प्राइम नंबर कहा जाता है। इसी प्रकार अगर मैं 28 की बात करता हूं दोस्तों, 28 किसकी टेबल में आता है 4 की टेबल में भी आएगा, 7 की टेबल में भी आएगा। इसी प्रकार 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है। इसी प्रकार 10 2 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में भी 10 आता है। तो जितनी भी संख्याएं यहाँ पर पेयर के रूप में, युग्म के रूप में लिखी हुई है उन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। देखो नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। कुछ डेफिनेशंस थी दोस्तों जिनकी जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां से ही चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, एक थ्योरम हमारे पास में आ रही है। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या का मतलब हमने क्या देखा था, जिसमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभी हमने इसकी बात की थी 2 × 3 = 6, ठीक है, और 5 × 7 × 35। अब 6 एक भाज्य संख्या है, मतलब इसके अंदर 6 में 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है। 35 के अंदर 5 का भी भाग जाएगा, 7 का भी जाएगा। तो 6 और 35 एक भाज्य संख्या है जिन्हें दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब 6 को 2 × 3 या 3 × 2 लिख सकता है और 35 को 5 × 7 या फिर 7 × 5 लिखा जा सकता है। और इस थ्योरम को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, ये तो हमने पहले लिख चुके हैं, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट आपके पास में लिखा हुआ है दोस्तों कि यदि P a² को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हमने जो पूर्णांक संख्याएं पढ़ी थी, तो जीरो के राइट साइड में आने वाली सारी संख्याएं किसमें आ जाएगी, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है देखिए, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया, P a² को विभाजित करता है। P बराबर मैंने कितना ले लिया, माना कि P बराबर 2 और a बराबर कितना 4। P बराबर 2 और a बराबर 4 और a² कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ये मैंने कुछ वैल्यू ली है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि P a² को विभाजित करता है, मतलब ये 2 a² को मतलब 16 को विभाजित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि 2 अट्ठे कितना होता है 16, तो ये पूर्ण विभाजित हो जाएगा। अगर 2 16 को विभाजित करेगा मतलब P a² को विभाजित करेगा, तो P a को भी विभाजित करेगा। मतलब P मतलब 2 16 को विभाजित कर रहा है दोस्तों, तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। तो 4 अपॉन यहाँ पर 2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, 2 हमारे पास में प्राप्त हो चुकी है, जो कि एक भाज्य संख्या है, सॉरी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, लेकिन पूरी भाग जा चुका है। तो इसी कारण
यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, और a यहां पर हमारे पास में क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप इस एग्जांपल को एन एग्जांपल समझने के लिए आप इसको नोट कर सकते हो, अपने लेवल पे नोट करना है आपको, ठीक है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप यहां तक नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये HCF क्या होता है, देखिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, प्रत्येक संख्याओं में या संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। मतलब सबसे छोटी घात का गुणनखंड क्या कहलाएगा दोस्तों, HCF कहलाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 12 का, या फिर किसका लिया एग्जांपल, मैंने लिया 24 का। 24 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे दोस्तों, और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, 24। देखो यहां पर हम एक तो नहीं लिखेंगे, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम 2 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और 2 का भाग देकर के हम देखेंगे कि 24 में 2 का भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो 24 2 से डिवाइड होता है, आप जानते हो कितनी बार, 12, ये 2 वापस से यहाँ पे 2 6 जा 12, या 2 छंग 12, फिर वापस से 2 की टेबल कितनी बार, 3 बार। अब 3 3 और यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, सही बात है। 2 उसके बाद में 12 बार, फिर 2 का भाग वापस से 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 का भाग 3 में कितनी बार, 1 बार। तो यहां पर इसके गुणनखंड हमारे पास में आए दोस्तों कि 24 इंटू कितना, 24 इक्वल टू 2 इंटू 3। अब 2 की पावर में कितना लिखूंगा यहाँ पर, 2 की पावर 3 इंटू 3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में ये आ चुके हैं। उसके बाद में हमारा ये पहला क्वेश्चन के अंदर 24 हमने किया, हम दूसरी संख्या कौन सी लेंगे, 48 लेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको नोट करो, फिर उसके बाद में हम 48 वाला करके देखेंगे, ठीक है। देखो 24 हमारे पास में क्या आया था, यहाँ पे लिख देते हैं हम। 24 हमारे पास में आया था 2 की पावर 3 इंटू 3। उसके बाद में 48 के भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग कितनी बार, 2 बार, 2 बार, और ये 24, ये 2 वापस से, ये 12, ये 2, ये 6, और ये 2, ये 3, और ये फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और ये 1 हो जाएगा। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में कितने आए दोस्तों, 48 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में कितने आ चुके हैं। देखो यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको मैं वापस से लिख रहा हूं कि 24 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3। अब हमने इसके अंदर क्या बोला है कि गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो सबसे छोटी घात कौन सी हो जाएगी, इन दोनों के अंदर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3। तो सबसे छोटी घात कौन सी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। और ये HCF इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू, अब यहां पर कितना आ जाएगा, इस पर भी 3 की पावर 1, यहां पर भी 3 की पावर 1। तो हमें यहां पर कॉमन 3 की पावर 1 ही लेनी पड़ेगी दोस्तों। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 को 3 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका HCF कितना हुआ दोस्तों, 24 हो गया। ऐसे आपको करना है, सबसे छोटी घात आपको लेनी है और वह HCF कहलाता है।
कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, वहां पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप HCF को नोट कर लो और ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हो। HCF को समझने के लिए ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हो। ठीक है।